गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी जैसा कि हमने जो शीत युद्ध काल है उसके बारे में कुछ वीडियो बनाए थे, तो उसी टाइम पीरियड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से काफ़ी जुड़ा हुआ है। और वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विकास क्रम है उसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए उसमें व्यापक रूप से उसकी भूमिका परिलक्षित होती है। तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसको पहले हम समझ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई हो उसको जानने के लिए हमको शीत युद्ध काल का जो पीरियड है उसको देखना पड़ेगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व दो भागों में डिवाइड हो गया, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका जो पूंजीवादी देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट दो समाजवादी देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और ये दोनों गुट क्या कर रहे थे कि विश्व में ये अपने अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाना चाह रहे थे। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति ऐसी नहीं रह गई थी कि वह विश्व के जिन देशों पर अभी तक वह शासन कर रहा था, जिनको उसने अपना उपनिवेश बनाया हुआ था, उन पर वह अपना शासन नियंत्रण बनाए रख सके। अतः उसने एक एक करके सारे देशों को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने एक नई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई। अब तक तो वह ब्रिटेन के नियंत्रण में था, उसको जिस गुट में ब्रिटेन रहता उसी गुट में उसको भी रहना था। लेकिन अब यहाँ पे इसके सामने नई समस्या आ गई कि वह अपनी नई विदेश नीति का संचालन किस दृष्टिकोण के आधार पर करे। अब दुनिया में दो गुट थे, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। और भारत ने देखा कि अगर वह अमेरिकी गुट की तरफ जाता है तब भी उसका शोषण होगा, और वह सोवियत संघ के गुट की तरफ जाता है तब भी उसका शोषण होगा। यानी शोषण की प्रवृत्तियां दोनों तरफ थी। वह किसी भी गुट में शामिल होता तो उसके साथ वही होने वाला था जो अभी तक पहले से ब्रिटेन कर रहा था। और यह समस्या केवल भारत के साथ नहीं थी बल्कि विश्व के और भी बहुत सारे उपनिवेश स्वतंत्र हो रहे थे, छोटे बड़े देश स्वतंत्र हो रहे थे, उनके सामने भी यही समस्या आके खड़ी हो गई थी कि आखिर वो क्या करें, अमेरिका की तरफ अमेरिकी गुट में शामिल हों या सोवियत संघ के गुट में शामिल हों, क्योंकि इनको अपना विकास करने के लिए किसी न किसी की सहायता की दरकार थी, आवश्यकता थी। बगैर किसी की सहायता के अपना विकास नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनकी आर्थिक व्यवस्था उपनिवेशी काल में इतना ज़्यादा जर्जित हो गई थी कि ये अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए इनको सहारे की आवश्यकता थी। और इसी अवसर की तलाश में ये सभी जो दोनों गुट थे कि जैसे ही ये लोग हमारे पास सहायता के लिए आएंगे तैसे ही इनको हम अपने चंगुल में फंसा लेंगे। तो ऐसे समय में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने व विश्व के कुछ अन्य नेताओं ने भी सोचा कि हम अपने लिए एक नए रास्ते का चयन करें। चूँकि और सारे देश छोटे छोटे थे, उनकी कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वह स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय ले सकें। लेकिन भारत ने यहाँ पर साहस दिखाते हुए सबसे पहले घोषणा की कि हम ना ही सोवियत गुट में शामिल होंगे और ना ही अमेरिकी गुट में शामिल होंगे, बल्कि एक अपनी स्वतंत्र नीति पे चलेंगे। दोनों गुटों का किसी का ना विरोध करेंगे और जहाँ पर सहयोग लेने की आवश्यकता होगी दोनों से सहयोग लेने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार हम अपनी नई नीति का संचालन करेंगे। बाद में और भी देश इसके समर्थन में आते गए और इसकी सबसे पहले आधिकारिक घोषणा जो की गई वह 1961 ईस्वी में बेलग्रेड सम्मेलन के द्वारा की गई। वहाँ पर मुख्यतः 3 देशों ने, यानी जिनको गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है या उनको गुटनिरपेक्ष आंदोलन की त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, वो थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो।
यानी इन तीनों वैश्विक नेताओं ने अपने अपने देश में जो नई विदेश नीति का शुभारंभ किया उसी को संयुक्त रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में संबोधित किया। जब यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना, इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में, उसमें विश्व के 25 देशों ने प्रतिभाग किया और यह उसके अकॉर्डिंग यह छोटा सम्मेलन था। इसको उस समय जो दोनों महाशक्तियाँ थी उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। उनको लगा कि ये कोई मतलब इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, भविष्य में समाप्त हो जाएगा। आगे भी इसकी उपेक्षा होती रही। जो इसके सम्मेलन होते थे, इसके सम्मेलन के लिए यह था कि प्रत्येक तीसरे वर्ष इसका सम्मेलन होगा। तो सम्मेलन चलता रहा, धीरे धीरे इसकी सदस्य संख्या भी बढ़ती रही और जब निर्गुट आंदोलन का सातवां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, तो उस समय इस गुट में 93 देशों ने प्रतिभाग किया और इस प्रकार से यह विश्व का एक बड़ा संगठन बन चुका था, जो अपने संगठन के दम पर विश्व के किसी भी शक्तियों को आकर्षित करने की क्षमता रखता था। उस समय भी इसकी जो नीतियाँ थी वह वही थी कि ना ही किसी गुट को समर्थन देना है और ना ही किसी गुट से समर्थन लेना है, बल्कि जहाँ पर आवश्यकता पड़े सभी से सहायता लेना है, सभी को सहायता देना है। यहाँ पर जो गुट निरपेक्ष है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कि जो वैश्विक स्तर पर दोनों गुट हैं उन दोनों गुटों से अलग रहते हुए अपने विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना। यहाँ जो एक वर्ड होता है जिसको तटस्थता कहते हैं, तटस्थता से बिल्कुल अलग है। तटस्थ वो देश होते हैं जो सही और गलत का अंतर जानते हुए भी किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, बल्कि सभी मामलों में तटस्थ रहते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन गुटनिरपेक्ष देश क्या होते हैं कि ये तटस्थ नहीं रहते हैं, बल्कि सभी मामलों में जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है, अगर वहाँ पे उनको गलत लगता है तो उसको गलत कहते हैं, अगर सही लगता है तो सही उसको कहते हैं। इसके साथ ही जो गुटनिरपेक्ष देशों का यह विकास का क्रम है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में इसमें करीब 125 देशों के आसपास देश शामिल हैं और इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक भूमिका का निर्वहन किया है। इसी की ही मौजूदगी से जो शीत युद्ध की उग्रता थी उसमें काफ़ी कमी आई। दोनों गुटों में जो टकराव था वो टकराव कम हुआ। इसने जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संरचना में भी व्यापक परिवर्तन किया। जब इन देशों की संख्या बढ़ती गई, इन्होंने अपना एक मजबूत संगठन बनाया और उस संगठन के दबाव से जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसमें संरचनात्मक बदलाव लाने की कोशिश की, जिससे वह एक मजबूत वैश्विक संगठन के रूप में अस्तित्व में आ सके। इसके साथ ही इसने क्या किया कि जो हथियारों का केंद्रीकरण था, हथियारों की प्रतिस्पर्धा थी, उसको भी कम करने के लिए इसने प्रयास किया। इसके प्रयासों से ही बहुत सारे जो देश थे वह हथियारों के केंद्रीकरण से पीछे हटे और वह विश्व को एक शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए तैयार हुए। तो इस प्रकार जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसने तत्कालीन राजनीति में एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया। लेकिन जब 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन होता है, तो उस सोवियत संघ के विघटन के बाद जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जो शीत युद्ध का पीरियड था, वह समाप्त हो गया और अब विश्व में केवल एक महाशक्ति है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो भूमिका थी अभी तक दोनों गुटों में समन्वय बनाने की, उनमें बातचीत कराने की, वह भूमिका अब धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी है। अब यहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सामने नई नई चुनौतियाँ हैं, नई नई समस्याएं हैं, जिसका समाधान करते हुए उसको आगे बढ़ना है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि यह जिस गति से, जिस क्रियाशीलता के साथ प्रारंभिक समय में कार्य कर रही थी, उस क्रियाशीलता में कुछ कमी आई है, क्योंकि इसके अधिकांश देशों ने वर्तमान समय में बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पर अपने आप को परिवर्तित कर लिया है और लोगों की रुचि इस गुट के प्रति कम होती जा रही है। जो इसका संस्थापक सदस्य था भारत, जिसकी इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी,
उसने भी इसमें इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है। अभी पिछले साल ही जो 2019 में इसका सम्मेलन हुआ, उसमें भी भारत के तरफ से प्रधानमंत्री ने शिरकत नहीं की, बल्कि विदेश मंत्री ने वहाँ पर इस सम्मेलन में प्रतिभाग किया और धीरे धीरे इसमें भारत अपनी भूमिका को सीमित करता जा रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था वह वर्तमान समय में अपनी प्रासंगिकता को कम करता जा रहा है, सीमित करता जा रहा है, क्योंकि इसके सामने जो वर्तमान समस्याएं उस पर यह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। अगर इसको भविष्य में एक सकारात्मक भूमिका निभानी है तो इसको वर्तमान समस्याओं की तरफ अपने आप को केंद्रित करना होगा। धन्यवाद।